नमस्कार। उम्मीदों से भरा एक नया सवेरा डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका अपनी को होस्ट प्रज्ञा के साथ। स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार दोस्तों, इस प्यारी सी सुबह में आपका स्वागत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी जीवन का जंग जीतना है तो बल के बजाय बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल हमें लड़ना सिखाता है पर बुद्धि हमें जीतना। और वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो हैं आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो है आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपके संस्कार और आपका ज्ञान। इसलिए कहते हैं ना कि इन मूल्यों को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे ही गेस्ट को तो हम बुलाते हैं, क्यों निहारिका? बिल्कुल सही कहा। और हमारा मकसद होता है कि जिन भी मेहमान को हम आमंत्रित करें उनके जीवन से, उनके कामों से हम कुछ सीख ले सकें और अपने जीवन में कुछ नए रंग भर सकें। और पता है आज मैं आपसे क्या कहने वाली हूँ? मैं आपसे कहूँगी साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हालांकि गीत की पंक्तियां हैं ये, पर सच्चाई है इस बात में कि अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में काम करते हैं तो हमारे लिए लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाता है। और पता है उपलब्धियां भी बड़ी होती है। कुछ इसी तरह से काम करता है सहकारिता विभाग भी। आज कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं सहकारिता विभाग के कार्यों की। और आज हम बात करेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सहकारिता विभाग बिहार सरकार से। जानकारी से भरा होगा हमारा आज का ये एपिसोड, पर फिलहाल जानकारी देंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई। हमारा जो ये जीवन है ना, वो अपनी गति से निरंतर चलता रहता है, पर सवाल ये है कि हमारा रास्ता सही हो और हम सही रास्ता का चयन करें। इसके लिए पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं महापुरुषों के कथन, अनमोल वचन। इससे करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। तो आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे गेस्ट हमारे बिहार बिहान के घर में बहुत बार आ चुके हैं और अपनी ज्ञानवर्धक जानकारियों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। इस बार ये आए हैं एक नए विभाग के नए पोस्ट के साथ। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, आप हैं दीपक कुमार सिंह, आप हैं अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग बिहार सरकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। अभिनंदन सर, स्वागत। बहुत अच्छा लगा ये कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं। तो शुरुआत में आपकी जर्नी से करूँगी। क्योंकि जब हम बचपन के दिनों में होते हैं, फिर हमारा विद्यार्थी जीवन होता है, आपने प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन किया, तो ये जो अब तक का सफ़र रहा उससे परिचय कराएं हमारे दर्शकों का। जी देखिए, मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ पे कोल फील्ड्स में थे और इसलिए मेरा जन्म पश्चिम बंगाल का है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 12 तक की शिक्षा बंगाल से ही हुई है और मैंने बंगला माध्यम से पढ़ाई की है कक्षा 12 तक की। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है। ग्रेजुएशन मेरा साइंस में था और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में। फिर जेएनयू में चला गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया है इंटरनेशनल स्टडीज़ में। और पीएचडी करने के दौरान ही फिर मेरा चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गया और फिर मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन कर लिया। और फिर वर्ष 1992 में मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा मैंने ज्वाइन की है और पिछले 31 वर्षों से बिहार में विभिन्न पदों पर, उस समय बिहार और झारखंड एक था। फिर बाद में 2000 में झारखंड अलग हो गया। मेरी शुरुआती पोस्टिंग झारखंड में रही है, जो कि अब वर्तमान में झारखंड चला गया है, धनबाद और गुमला ज़िले में। और फिर मैं भारत सरकार में भी रहा हूँ, वित्त मंत्रालय में 5 सालों तक, 2005 से 2010 तक। और फिर 2011 के बाद विभिन्न विभागों में यहाँ सचिव के तौर पर रहा हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि इन सब विभागों में। बिल्कुल, मतलब जी। वर्तमान में मैं सहकारिता विभाग में पिछले 1 महीने से अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग के रूप में हूँ।
जी सर, आपकी इतनी लंबी जर्नी है और आप इतने सारे पोस्ट को आपने कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज आप सहकारिता विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, ये इतना बड़ा पोस्ट है, इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। जानना चाहेंगे आपसे सर कि इस विभाग में क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या कुछ कार्य होता है? देखिए, मूल तौर पर सहकारिता विभाग जो है, कोई भी जो सोसाइटीज़ होती हैं, दो तरह की वो निबंधित होती हैं। एक तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में होती हैं, अगर वो होता है निबंधन तो फिर उसके विभाग अलग हैं जहाँ से वो निबंधित होती है, जो निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग है। और जो भी संस्थाएं जहाँ पर भी लोग अपने आप को सहकारी समिति के रूप में निबंधित करना चाहते हैं, तो फिर वो कोऑपरेटिव बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1935 एवं उसके रूल्स हैं 1959 के, या फिर 96 में एक स्वावलंबी सहकारी समिति का नया अधिनियम बनाया गया है, उसके तहत रजिस्टर होती है। तो इस विभाग को अगर आप मूल तौर पर देखेंगे तो इस विभाग का मूल काम है इसी तरह की सहकारी समितियों को प्रमोट करना और उनके रजिस्ट्रेशन कराना। और लेकिन अब समय के साथ साथ हम लोग केवल उसको रेगुलेट करने के बजाय सहकारी समितियों को प्रमोट करने, उनका काम भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से उनके जो सदस्य हैं, विशेष तौर पर किसान हैं या वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं, इन सभी को प्रमोट करना। और जैसा कि जानते होंगे हमारे सभी दर्शक कि बिहार में सहकारी समितियों में सबसे ज़्यादा जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा वो है जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, जो कॉम्फेड के बैनर के तले जो संगठित होती हैं। आपके गांव से आप अपनी दूध देते हैं समिति में, फिर वो उसको यूनियन में और फिर कॉम्फेड के विभिन्न चिलिंग प्लांट में उसकी प्रोसेसिंग होती है। इसी तरह से मछली उत्पादकों की भी अपनी सोसाइटी है, और अभी नए पिछले 4-5 सालों से सब्जी उत्पादकों की भी नई सोसाइटीज़ का गठन किया जा रहा है, ताकि जो सब्जी उत्पादक हैं उन्हें अच्छा बाजार मिल सके। तो ये इस विभाग के मूल काम हैं। और इसके अलावा जो किसानों की अगर फसल का नुकसान होता है, पहले फसल बीमा के तौर पर सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को इसका लाभ दिया जाता था, और अब फसल बीमा नहीं बल्कि फसल सहायता योजना के तहत इसका लाभ सीधे किसानों को दिया जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया सर कि मुख्यतः जो सहकारी समितियां हैं उनको प्रमोट करना, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराना, और किस तरीके से वो आगे बढ़ सके, वो किसानों से जुड़ी हो, वो दुग्ध उत्पादकों से जुड़ी हो, वो बकरी पालन के लिए हो, वो पोल्ट्री फार्मिंग की हो, वो वेजिटेबल से जुड़ी हो, इन्हें बाजार देना और इनके लिए सुविधाएं मुहैया कराना, ये कार्य देखता है सहकारिता विभाग। और सच पूछा जाए तो सहकारिता कहते हैं आत्मनिर्भरता के एक बहुत सुंदर मॉडल है, और सच्चाई है इस बात में कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है डिसीजंस लेना, मार्केट खोजना, पर जब आप मिलकर काम करते हैं ना तो वही चीज़ बड़ा सुगम हो जाता है। एक योजना के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं अपने बिहार प्रांत की तो कृषि बहुत अहम है। हमारे कृषक और उनका उत्पादन हम सभी के लिए ज़रूरी है, प्रांत के विकास के लिए भी ज़रूरी है। तो ये जो फसल सहायता योजना है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, फसल सहायता योजना का मूल उद्देश्य ये है कि अगर किसानों के खेत में उपज एक थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो तो हम किसान सहायता के तहत उसे कुछ राशि दी जाती है, उसकी कम उपज को कंपनसेट करने के लिए। मूल तौर पर जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, सांख्यिकी विभाग है, वो फसल कटनी प्रयोग करते हैं। उसके आधार पर वो ये निर्धारण करते हैं कि कौन सी ऐसे गांव हैं जहां पर, कौन सी ऐसी पंचायतें हैं जहां पर कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी जो औसत उत्पादन होना चाहिए उसका 70% से कम उत्पादन हुआ है। फिर उसके आधार पर किसान आवेदन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन होता है इसका। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, और फिर उन क्षेत्र में जहां पर कि कम उत्पादन हुआ है उस क्षेत्र के किसानों को एक निश्चित राशि दी जाती है, वो ताकि उनको जो है, जो उनका फसल का कम उत्पादन हुआ उसे कुछ हद तक क्षतिपूर्ति की जा सके, कंपनसेट की जा सके।
फसल सहायता योजना, उसकी पूरी इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होती है और इसकी राशि भी किसानों के खाते में सीधे डेबिट की जाती है। जी बिल्कुल, तो कहीं भी किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं। जिन्हें नुकसान हुआ है या जिन्हें क्षतिपूर्ति की ज़रूरत है, ये राशि उन तक पहुंचती है। जी। तो सर ये इतनी सारी बेनिफिट्स मिलती है और जो भी किसान या सहकारिता समिति है उनको ये बेनिफिट्स लेने के लिए क्या कुछ रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है? ऐसा क्या प्रावधान है इसके बारे में बताएं? फसल सहायता योजना के तहत वो किसान सीधे जो एक ई सहकारी ऐप है उसके माध्यम से या हमारे वेबसाइट पे जाके उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो मूल तौर पर सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है और जब वो सहकारिता विभाग में फसल सहायता योजना के लिए अप्लाई करते हैं तब उनका जो आईडी नंबर है जो कृषि विभाग के निबंधन में उन्हें मिलता है, उसी आईडी नंबर को उन्हें देना पड़ता है। तो ताकि उसके माध्यम से हम उनकी बेसिक जानकारियां कृषि विभाग से प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करा के फिर उन्हें उसका लाभ देते हैं। जी, एक बहुत ही सुंदर योजना जिसमें ये सोचती है सरकार कि जो हमारे कृषक हैं अगर उन्हें औसत उत्पादन नहीं मिला है तो उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके, क्योंकि उसी क्षतिपूर्ति और उसी उत्पादन से जो अर्निंग उनकी होती है, जो आय उनकी होती है, उस पर आगे की पैदावार भी डिपेंड करती है। एक कनेक्शन है और पूरी इकोनॉमी हमारी कृषि पे ही डिपेंड करती है। बिल्कुल सही कहा। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जब भी हम बात करते हैं सहकारिता विभाग की तो पैक्स की बात आती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। बहुत अच्छा कार्य दिखता है, बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य दिखता है, पर आज आप हमारे साथ हैं तो इसकी गतिविधियों के बारे में भी थोड़ी विस्तार से जानकारी ज़रूर दें। देखिए, पैक्स मूल तौर पर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है, यानी इसका मूल उद्देश्य है किसानों को एग्रीकल्चर के लिए ऋण उपलब्ध कराना। जी सर। और पैक्स का अब पुनर्गठन करके पैक्स को इस तरह से कर दिया गया है कि वे सभी उनका जो कार्य क्षेत्र है उसे पंचायत के साथ कोटर्मिनस कर दिया गया है, यानी प्रत्येक पंचायत में एक ही पैक्स कार्य करे। पैक्स की अगर हम मूल तौर पर गतिविधियां देखेंगे यहाँ पे तो इसकी पैक्स की जो गतिविधि है, एक प्रोक्योरमेंट जो हमारे यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्रोक्योरमेंट होता है, जो बिहार में अभी धान और गेहूं इसका प्रोक्योरमेंट होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, उसे क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए जो बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें हमारे कोऑपरेटिव बैंक की प्रमुख भूमिका होती है। और इसके अलावा किसानों को विभिन्न तरह के इनपुट, खाद, बीज इत्यादि उसे सही दर पे उपलब्ध कराना, ये कार्य भी पैक्स करते हैं। और अब धीरे धीरे पैक्स के कार्यों का दायरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है और अब पैक्स के लिए कई नई गतिविधियां जैसे कि जन औषधि केंद्र, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ये सारी गतिविधियां भी पैक्स के माध्यम से कराई जा रही हैं। तो जो पैक्स भी अच्छे कार्य कर रहे हैं वो पैक्स अपनी कई तरह की नई बिजनेस गतिविधियों में वो संलग्न हो सकते हैं। इससे पैक्स का प्रॉफिट बढ़ता है और फिर पैक्स से जुड़े हुए जो किसान हैं उनका प्रॉफिट बढ़ता है। जी सर, अगर पैक्स की बात की जाए तो अभी इस समय में केंद्र सरकार के द्वारा पैक्स के लिए एक बिजनेस मॉडल बनाया जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कुछ। देखिए, केंद्र सरकार में अब एक अलग से सहकारिता के लिए मंत्रालय का गठन हुआ है और इस मंत्रालय के माध्यम से ये प्रयास भारत सरकार कर रही है विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से कि पैक्स की गतिविधियों का दायरा बढ़ाया जाए। मूल तौर पर जैसे ग्रेन स्टोरेज, चूँकि पैक्स का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रोक्योरमेंट करना, इसलिए ग्रेन स्टोरेज की योजना लाई जा रही है कि बड़े ग्रेन स्टोरेज पैक्स के माध्यम से अनाज के भंडारण के लिए बड़े गोदाम क्रिएट किए जाएं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया कि पैक्स के माध्यम से जन औषधि केंद्र, जहाँ पर कि आप जानते हैं कि जेनेरिक दवाएं सस्ते दर पर उपलब्ध होती हैं, ये जन औषधि केंद्र पैक्स के माध्यम से खुलवाए जा रहे हैं। CSC कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पर कि आप कई तरह की सुविधाएं जो भी ऑनलाइन सुविधाएं भारत सरकार या राज्य सरकार देती है, उन सुविधाओं के लिए आप वहां पर जा सकते हैं। आवेदन करने में आपको सहायता होती है क्योंकि गांव में हर व्यक्ति के पास अपना कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता है, तो वो CSC के माध्यम से जाकर आवेदन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पैक्स के नए मॉडल के तौर पर लाया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि उन्होंने एक बड़े तौर पर एक राष्ट्रीय स्तर पर बीज के लिए
एक समिति का गठन किया, फेडरेशन का गठन किया है। तो जो भी पैक्स उससे जुड़ेंगे वो बीज का भी व्यवसाय कर सकेंगे और इसी तरह से एक्सपोर्ट के लिए भी उन्होंने। सर, जब हम जिक्र कर रहे थे पैक्स के बारे में, जब हमने ब्रेक लिया था उस वक्त, एक और बात जो आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारे कृषक हैं अगर वो जुड़ना चाहते हैं पैक्स से तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो ज़रूर बताएं। देखिए, पैक्स के लिए अब ऑनलाइन आवेदन पैक्स की सदस्यता के लिए की जा सकती है जी। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो सहकारिता विभाग का जो वेबसाइट है cooperative.bis.nic.in, उस वेबसाइट पे जाके उस पे किसान कॉर्नर है। किसान कॉर्नर में अगर आप सहकारिता विभाग के पैक्स की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन का एक बटन दिया हुआ है, वहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो अपनी बेसिक जानकारियाँ उपलब्ध कराकर और उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अभी और सरल किया गया है। पहले ऐसा होता था कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लंबे समय तक उस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं होता था। इसे अब किया गया है कि डीम्ड, एक पर्टिकुलर समय तक अगर उस पर कोई निर्णय पैक्स के द्वारा नहीं दिया जाता है तो उसको डीम्ड यानी मान लिया जाएगा कि उसकी सदस्यता एक्सेप्ट हो गई। और इसके अलावा अगर उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है तो अपील का भी प्रावधान किया गया है कि उसमें बताया गया है कि वो ऑनलाइन ही वो उसके लिए अपील आवेदन भी कर सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये कोशिश किया जा रहा है। पैक्स की अभी लगभग सदस्यता बिहार में 1,40,00,000 के लोग हैं, सदस्य हैं पैक्स के। प्रयास ये किया जा रहा है कि इसकी सदस्यता 2 करोड़ तक हो। हमारा प्रयास ये है कि प्रत्येक परिवार से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम एक व्यक्ति जरूर पैक्स का सदस्य रहे। बिल्कुल सर, ये इतनी बड़ी संख्या को और इस तरीके से मैनेज करना बहुत काबिले तारीफ़ है। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि जो कॉमन सर्विस है बिहार सरकार की तरफ से, वो एक डिजिटल मोड परियोजना है CSC, किस तरीके से काम होता है, आप लोग इस पर किस तरीके से काम करते हैं, और जो विलेजेस हैं स्पेशली जहाँ पे किसानों को दौड़ना पड़ता है अलग अलग, पहले ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है, अब आप हर चीज़ एक छत के नीचे आपको मिल रहा है, इसमें किस तरीके से काम होता है सर? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर की परिकल्पना जो की गई है भारत सरकार के द्वारा, उनका एक SPV है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल, और CSC के सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा खोले गए हैं क्योंकि आजकल ज़्यादातर योजनाओं में आवेदन या किसी भी तरह का निबंधन, इन सब की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। और चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के पास इंटरनेट की सुविधा या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की कंप्यूटर की सुविधा परिवार में नहीं रहती है, तो इसे ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किया जाता है कि CSC के सेंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा रहें ताकि किसी भी प्रकार का आवेदन करना है, यहाँ तक कि जैसा कि आप जानते हैं कि इवन परीक्षाओं के लिए भी जो अभी आवेदन किए जाते हैं वो भी सभी ऑनलाइन होते हैं आवेदन। तो उसके लिए ये CSC सेंटर जो वो कार्य करते हैं और ये इन सभी तरह के जो भी ऑनलाइन आवेदन है या निबंधन है उसकी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब नए तौर पर अब पैक्स के भी माध्यम से CSC की पैक्स में भी कॉमन सर्विस सेंटर सेटअप करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पैक्स से किसान जुड़े हुए हैं, तो वो जब अपने पैक्स के कार्यालय में जाएं तो वहाँ पर उन्हें न केवल अपने कृषि संबंधी बल्कि अन्य किसी भी प्रकार के आवेदन करने हों तो वो CSC के माध्यम से कर सकें। तो पैक्स में इन सभी सुविधाओं का देना, जन औषधि केंद्र या CSC सेंटर, इनपुट का व्यवसाय यानी कृषि के लिए जो सीड या फर्टिलाइज़र जो यूज़ होते हैं उनका व्यवसाय, ये सभी चीज़ें एक छत के नीचे प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब इसमें CSC में आपको अगर कोई किसान जाता है या कोई भी ऐसे सहकारिता समिति जाती है, उनको हर तरीके का हेल्प मिलता है CSC के द्वारा। बिल्कुल, मकसद ये कि जो कृषक हैं उन्हें मदद दी जा सके, अगर उन्हें कहीं कठिनाई हो रही है तो इसके माध्यम से हम उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। एक और सवाल जानना चाहूँगी आपसे, कृषकों के लिए उत्पादन करने की सुविधा, ऋण की सुविधा, पर उसके बाद जो अहम सवाल आता है वो है विपणन की सुविधा, मार्केट की सुविधा। तो सहकारी विपणन समितियाँ भी कार्य कर रही हैं, उसके बारे में भी बताएं। और वेजिटेबल की अगर बात करूं मैं तो जब कोरोना के समय में तरकारी.com ये बहुत सुना हमने, सबने प्रयोग भी किया, तो ये किस तरीके से काम कर रहा है और इस ओर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं?
देखिए, जहाँ मार्केटिंग की ये बात सही है कि अगर किसान या कोई भी किसी भी प्रकार के जो प्राइमरी ग्रोअर हैं, जो हमारे प्राथमिक उत्पादक हैं, चाहे वो दूध का उत्पादन कर रहे हों या अन्न का उत्पादन कर रहे हों या सब्जी का उत्पादन कर रहे हों, तो उन्हें मार्केट उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा उनके लिए एक सहायता के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूध के लिए एक लंबे समय से यहाँ पे दुग्ध सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, जो दूध का कलेक्शन करके और उसके मार्केटिंग के लिए उसको चिल्ड करके उसे पैकेट दूध के रूप में या दूध के अन्य प्रोडक्ट के रूप में उसकी मार्केटिंग करते हैं, न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी। किसानों के लिए जो अनाज उत्पादक हैं, मूल तौर पर जो हमारे यहाँ धान और गेहूं होता है, उसके प्रोक्योरमेंट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जैसे इस साल भी हम लोगों ने यानी पिछले खरीफ का करीब 45 लाख टन धान का प्रोक्योरमेंट यहाँ पे किया गया बिहार में किसानों के माध्यम से सीधे, तो ये इसका प्रोक्योरमेंट किया जाता है। सब्जी उत्पादक जो हैं उसके लिए भी सर, क्योंकि सब्जी एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती है, तो उसे मार्केट प्रोवाइड तुरंत करना आवश्यक होता है। तो सब्जी उत्पादकों के लिए भी पिछले 5 वर्षों से वेजफेड नाम की संस्था का गठन किया गया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधीन, और इसके माध्यम से लगभग 300 सहकारी समितियों का, सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया है 20 जिलों में राज्य के, और 3 यूनियन भी हैं उसमें, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा 3 यूनियन भी बनाए गए हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि सब्जी उत्पादकों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, इसमें प्रत्येक ब्लॉक में ही सहकारी समिति बनाई गई है, ब्लॉक से नीचे नहीं जी। और अभी तो इनका स्थानीय मार्केट में ही हो रहा है। 2 तरह से इन सब्जियों का विपणन या मार्केटिंग हो रही है, एक तो स्थानीय बाजार में और दूसरा संस्थागत, जो जैसे ट्रेनिंग की कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जेल हैं, इस तरह के संस्थान जहाँ पर नियमित रूप से आवश्यकता होती है सब्जियों की, तो वहाँ पर इनकी मार्केटिंग की जा रही है। तरकारी.com जैसा कि आपने उल्लेख किया इसका, कि उस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी लोग ऑर्डर दे सकते हैं। खासतौर पे पटना यूनियन में ये सुविधा उपलब्ध है, और अगर मिनिमम 250 रुपये की भी 250 रुपये से या उससे ज़्यादा की सब्जियों का आप ऑर्डर करते हैं तो उसकी होम डिलीवरी की जाती है, वो आपके घर पे पहुंचा दी जाती है। इसमें हम लोग और प्रयासरत हैं, मूल तौर पर 2 बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं, 2 दिशाओं में। पहला ये कि सब्जी को फ्रेश रखने के लिए और उसके स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि सब्जियां जो है लंबे समय तक उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके। और दूसरा ये कि उन सब्जियों को बड़े रिटेलर्स से, जो बड़े चेन हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जैसे रिलायंस है या इन लोगों के जो बड़े रिटेल चेन है जहां पर की सब्जियों की ज़्यादा खपत होती है, उन तक सीधे मार्केटिंग का प्रयास किया जाए, ताकि किसानों को उसका लाभ जल्दी मिल सके और वो उन्हें खुद जो है इसकी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हर जगह प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, तो इस प्रकार अगर एक कॉमन मार्केट मिलेगा तो किसानों को बेहतर उसके लिए प्राइस मिल पाएगी। बिल्कुल सही बात है कि जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसमें इतनी बड़े तादाद पे उत्पादन होता है वेजिटेबल्स का, उसके लिए स्टोरेज भी दिया जा रहा है सर जी। और उस पर भी काफ़ी काम हो रहा है, और आप लोग हेल्प भी करते हो किसानों को, ताकि वो अपना जो भी अगर बड़े तादाद पे उत्पादन हुआ हो तो उसको सही तरीके से स्टोर करके भी वो स्टोरेज की प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ये सभी चीज़ें प्रक्रिया में है कि उसकी सॉर्टिंग, क्योंकि सब्जी वगैरह का जब हम उसकी मार्केटिंग करते हैं तो उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अपने लिए सब्जी खरीदते हैं तो हम उसकी साइज और उसका वो नहीं देखते हैं, लेकिन अगर किसी हम रिटेल चेन में या उसको एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम प्रयास करते हैं तो उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग जो है वो बहुत आवश्यक हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है वेजफेड के माध्यम से। अभी ये बहुत ही नया प्रयास है और ये उतना अभी सशक्त नहीं हुआ है जितना कि कॉम्फेड है दुग्ध उत्पादन में, परंतु आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि वेजफेड एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरेगा और सब्जी उत्पादकों को भी उचित मूल्य दिलाने की दिशा में कार्य करेगा। बिल्कुल एक बहुत अच्छी कोशिश मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पहल करने की ज़रूरत भी है सब्जी उत्पादकों के साथ। जैसे कि आपने भी बताया कि उनके स्टोरेज की समस्या आती है, फिर औने पौने दाम में
सब्जियां बेच दी जाती हैं, तो ये समस्या भी उनके साथ रहती है। एक और बात, अगर मैं किसानों के बारे में बात करूं, तो कई बार जो कृषि के उपकरण होते हैं वो बड़े महंगे भी होते हैं और उनको ख़रीदना भी किसानों के लिए ज़रूरी होता है। क्या इससे भी जुड़ी हुई कोई योजना है या कोई कार्य कर रहे हैं? जी, इससे कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए एक तो कृषि विभाग की ओर से सब्सिडी पर कुछ कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं और सहकारिता विभाग के माध्यम से भी हम लोग पैक्स को अपना माध्यम बनाकर मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हम लोगों ने करीब 3000 पैक्स जो हैं उस पैक्स को ये उपलब्ध कराया है कुछ कृषि संयंत्र। इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को जब इन संयंत्रों की आवश्यकता हो, इन इक्विपमेंट्स की, तो वो किराए पर वहाँ से ले सकें। इससे पैक्स को भी आमदनी होगी और किसानों को भी ये मिल पाएगा, उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, वो किराए पर उन संयंत्रों को ले सकेंगे। तो ये मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना जो है, इसके तहत ये इक्विपमेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। और एक और है कि पैक्स को और सुदृढ़ करने के लिए पैक्स की कंप्यूटराइजेशन की भी योजना की जा रही है, ताकि क्योंकि पैक्स ताकि अपना हिसाब किताब, अपने रिकॉर्ड्स, उनका जो आय व्यय होता है, उन सभी का ब्यौरा सही ढंग से रख सकें। इसके लिए पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के फर्स्ट फेज में करीब 4000 पैक्स को लिया गया है। हमारे राज्य में करीब 8300-400 पैक्स हैं, तो उनमें से 4000 पैक्स को करीब लिया गया है इसके लिए, और धीरे धीरे ये पैक्स के कंप्यूटराइजेशन को सभी पैक्स तक इसको ले जाया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि अगर आप एक जगह पे एक इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन रहे, वो उसके लिए भी अच्छा है और सरकार के लिए भी अच्छा है पूरी जानकारियाँ लेना। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि इतने बड़े तादाद पे काम होता है, इतने सारे पैक्स और इतनी सारी सहकारिता समिति है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ डिस्प्यूट्स भी होते होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी होता होगा, उसका निवारण किस तरीके से करते हैं आप लोग? देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट या उसके जो रूल बने हुए हैं, उसके तहत जो भी विवाद होते हैं सहकारी समितियों से संबंधित, न केवल पैक्स बल्कि किसी भी सहकारी समिति से संबंधित, तो जो सहायक निबंधक से लेकर जो संयुक्त निबंधक और फिर उसके बाद राज्य स्तर पर निबंधक सहयोग समितियां या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके यहाँ इस विवाद के निपटारे के लिए वो आवेदन देते हैं। अलग अलग स्थानों पर आवेदन होते हैं, फिर उसके अपील का भी प्रावधान होता है। तो इससे उनके जो विवाद हैं, पैक्स में किसी भी प्रकार का जो विवाद है, उस पैक्स के विवाद का निपटारा होता है। इसके अलावा पैक्स में या सहकारी समितियों में समय पर चुनाव कराना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने अलग से एक बिहार स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि समय पर 5 वर्षों में चुनाव होने हैं, तो समय पर इन सभी सहकारी समितियों के चुनाव हो जाएं और इसको देखना, और फिर इसको उसमें हमारे जो पदाधिकारी हैं, सहकारिता विभाग के जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी उनको इलेक्शन को करवाने में क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। और इलेक्शन संबंधी कार्य जिस तरह से निर्वाचन आयोग होता है, उसी प्रकार ये राज्य निर्वाचन प्राधिकार कार्य करता है। अगर बात की जाए प्रशिक्षण की, तो क्या सहकारिता समिति या जो पैक्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा है जिससे वो आएँ और अपना ट्रेनिंग लेकर के वो आगे बढ़ सकें? जी, देखिए, प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की जाती है। एक तो पैक्स के जो उनकी जो समिति होती है, पैक्स की जो मैनेजिंग कमेटी है, क्योंकि उसमें जो लोग जुड़ के आते हैं उन सभी को ये अनुभव नहीं होता कि पैक्स का संचालन किस प्रकार किया जाए। तो एक तो उनके लिए समय समय पर प्रशिक्षण किया जाता है। इसके अलावा पैक्स के माध्यम से या अन्य सहकारी समितियों के जो सदस्य हैं किसान, उनके लिए भी किया जाता है। जैसे वेजिटेबल ग्रोवर्स की जब समिति जो बनाई गई, तो उनके लिए भी, किसानों के लिए भी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसी प्रकार से एक नया एरिया जिसमें अभी कार्य हो रहा है कृषि विभाग के साथ मिलके, वो है शहद का उत्पादन। क्योंकि शहद का उत्पादन भी यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, तो उस शहद के जो उत्पादक हैं उनको भी समितियों में के माध्यम से ऑर्गेनाइज करके और उनके शहद की सही बॉटलिंग करके, पैकेजिंग करके और उसे मार्केट तक उपलब्ध पहुंचाना, इसकी दिशा में भी प्रयास चल रहा है। इसके अलावा जो बैंक में हमारे काम करते हैं लोग, जो बहुत सारे लोग सहकारी विभाग के पदाधिकारी हमारे बैंकों में भी प्रतिनियुक्त होते हैं, बैंकों में एमडी के तौर पर, तो इन लोगों के लिए भी समय समय पर प्रशिक्षण हम नाबार्ड जो है, उनके प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनके माध्यम से ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो इस प्रकार ये प्रशिक्षण का सिलसिला हमारा चलता रहता है। खासतौर पे पैक्स के स्तर पर जो पेड मैनेजर होते हैं उनके भी प्रशिक्षण, क्योंकि वही सारा लेखा जोखा रखते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है निहारिका, क्योंकि प्रशिक्षण ना हो तो एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि इसको किस तरीके से सफल काम करना है। संचालन के लिए किसी भी संस्था के सफल संचालन के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशिक्षण दिया जाए और समय समय पर इसकी ज़रूरत भी होती है। आपके माध्यम से सर मैं सहकारी बैंकों के बारे में भी जानकारी अपने दर्शकों को देना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि इनकी भी बड़ी अहम भूमिका होती है। अगर हम अपने कृषकों की बात करें या किसी भी व्यवसाय के विस्तार की बात करें, बताएं हमें। जी, सहकारी बैंक मूल तौर पे हमारा एक राज्य स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अभी लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हमारे जो कार्यरत हैं, सभी जिलों में नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, परंतु ये आच्छादित हैं इससे सभी कोऑपरेटिव बैंक से सभी ज़िले हमारे। मूल तौर पर कोऑपरेटिव बैंक का ये कार्य है कि सहकारी क्षेत्र या सहकारी समितियों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें विभिन्न चीज़ों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, मूल तौर पर इस अवधारणा के साथ ये कार्य करते हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक सभी जो एक कोर बैंकिंग सिस्टम जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स है या अन्य शेड्यूल्ड बैंक्स है, अब सभी सहकारी बैंक्स कोर बैंकिंग सिस्टम पे कार्यरत हैं और आरबीआई इनके समय समय पर इनका नियंत्रण करती है नाबार्ड के माध्यम से। और कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से न केवल सहकारी समिति से जुड़े हुए सदस्य बल्कि और लोगों को भी एक अच्छा बड़ा लाभ पहुंचाया जा सकता है, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ये प्रॉफिट में रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ऋण उपलब्ध करा सकें। खासतौर पे एक सभी ज़्यादातर किसान जानते होंगे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो वो एक बहुत बड़ी योजना है। अन्य बैंकों के द्वारा भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं और सहकारी बैंक के माध्यम से भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी किसानों को खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। जी सर, ये इस तरीके से पूरे डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ चुनौतियाँ भी आती होंगी, कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे। तो किस तरीके से इस पे सर आप लोग काम करते हैं और क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं? देखिए, सहकारी समितियों में अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है गवर्नेंस का, यानी सहकारी समितियाँ सही ढंग से कार्य करें। अक्सर ये होता है कि सहकारी समितियों के सदस्य तो होते हैं लेकिन वो सदस्य अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाते हैं और एक्टिवली समिति के प्रबंधन में कार्य नहीं करते हैं। तो फिर ये देखा जाता है कि वो समिति किसी न किसी एक खास वर्ग के लोग या खास व्यक्ति जो उस इलाके में दबंग है फिर उसके नियंत्रण में चली जाती है। तो इस चीज़ के लिए पैक्स के सभी सदस्यों को बहुत अवेयर होने की, जागरूक होने की आवश्यकता है, और ताकि जब भी पैक्स के चुनाव हों तो वो सही ढंग से सही लोगों को उसमें निर्वाचित करें और उनको ये देखें कि पैक्स जो है वो सदस्यों के हित में काम करे, न केवल पैक्स बल्कि सभी सहकारी समितियों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मछली उत्पादक की सहकारी समितियाँ हों या दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ हों या फ्रूट ग्रोअर्स की हों या वेजिटेबल ग्रोअर्स की हों, फल उत्पादक या सब्जी उत्पादक, उनमें सभी सदस्यों को। तो इसके पैक्स के गवर्नेंस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उसके लिए एक तो समय पर चुनाव होना, उसका पैक्स के जो रिकॉर्ड्स हैं हम लोग इनका ऑडिट भी कराते हैं सहकारी समितियों का, तो इनका समय पर ऑडिट हो ताकि उसका लेखा जोखा सही रहे। तो इन चीज़ों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा विभाग के लिए, अभी भी है और आगे भी ये रहेगा। जी जी, हमने बहुत विस्तार से आपसे ये भी जाना कि कौन सी योजनाएं काम कर रही है सहकारिता विभाग, किस तरीके से सहकारी समितियों को प्रमोट कर रहा है, उन्हें सुविधाएं दे रहा है। कुछ आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स भी होंगी, कुछ और सुविधाएं, कुछ और कार्य जो सहकारिता विभाग की फ्यूचर प्लानिंग में शामिल होगा, मैं चाहूँगी उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। देखिए, इसमें फ्यूचर प्लानिंग में दो चीज़ें हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। एक तो सहकारी समितियों के गवर्नेंस का सुदृढ़ीकरण, जैसा कि मैंने बताया, और दूसरा उनके लिए प्रोसेसिंग और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। क्योंकि जब तक अगर दुग्ध उत्पादक समितियां आज अगर अच्छे से कार्य कर रही हैं तो उसका एक
बहुत बड़ा कारण ये है कि उन्हें मार्केटिंग के लिए कभी कोई चिंता नहीं रहती। आम दुग्ध उत्पादक सदस्य को वो उसकी केवल जिम्मेदारी होती है अपनी समिति के कलेक्शन पॉइंट तक अपना दूध पहुंचा देना, और उसे नियमित रूप से उसकी राशि मिल जाती है। उसके बाद उस दूध की प्रोसेसिंग कहाँ होती है, उसकी मार्केटिंग कहाँ होती है, इससे आम सदस्य को इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती। तो इसी तरह से जो भी है किसी भी तरह की जो सहकारी समिति है, चाहे वो सब्जी उत्पादक समिति हो या किसानों के लिए अनाज उत्पादक पैक्स हों या फिर फल उत्पादक समितियां हों या शहद उत्पादक समितियां हों, इन सभी समितियों को उस लेवल तक ले जाना ये एक बहुत बड़ा विभाग का लिए चैलेंज भी है और एक विभाग का प्रमुख उद्देश्य भी है हमारा आगे आने वाले दिनों में, कि हम सभी समितियों को इस लेवल तक ले जाएं जहां पर कि वे अपने सदस्यों के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सही मार्केटिंग प्रदान कर सकें। जी जी, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपने कहा, जब ये फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताते हुए प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कृषि उत्पादों की बात करें या किसी भी सहकारी समिति की बात करें या फिर किसी हम व्यवसाय की बात करें, यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम कृषि उत्पादकों की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, और ये आपके फ्यूचर प्लान में शामिल है। और इसके साथ साथ जब अगर आप बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो एक और जो प्रमुख आवश्यकता होती है वो होती है उसके स्टोरेज की। बिल्कुल सर। तो वेयर हाउसिंग सहकारी विभाग का एक निगम बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भी है। अच्छा। जिसके माध्यम से अभी लगभग 16 लाख मीट्रिक टन की हमारी क्षमता है जो हम स्टोरेज उपलब्ध कराते हैं। ये स्टोरेज मूल तौर पर हम जो स्टेट फूड कॉरपोरेशन है और FCI है उन्हें उपलब्ध कराते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हमारा ये प्रयास होगा कि इसी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के थ्रू हम इसकी स्टोरेज की सुविधा को, क्योंकि किसी भी उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि उसकी स्टोरेज की भी क्षमता हो हमारे पास, फिर उसकी प्रोसेसिंग एंड देन नेक्स्ट स्टेप उसकी मार्केटिंग की आती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो ये सारी योजनाएं फ्यूचर्स प्लानिंग में शामिल हैं। जी सर, जानना चाहेंगे कि इस तरीके से काम हो रहा है, इतना सारा कुछ काम हो रहा है, अगर किसानों की बात की जाए तो कुछ ऐसा प्रावधान है या कुछ ऐसा ऑनलाइन वेबसाइट या एप्लीकेशन जिस पे वो जा कर के अपनी सारी चीज़ों को देख सकें? देखिए, जो एक कोऑपरेटिव विभाग की जो अपनी वेबसाइट है वो है, और इसके अलावा ई-सहकारी एक ऐप भी है। उस ऐप पर जो प्रमुख योजनाएं हैं, धीरे धीरे हम सभी योजनाओं को उस ऐप पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसानों के पास एक किसान नहीं बल्कि किसी भी सहकारी समिति के सदस्य को एक ऐप रहे जहां पर कि जाकर वो सभी योजनाओं के बारे में जान सकें और उनके बारे में आवेदन कर सकें। और इसी प्रकार से तरकारी का भी अलग एक ऐप बनाया गया है जो अभी प्रक्रिया में है, और इसे शीघ्र ही तरकारी ऐप को भी हम इस तरह से करेंगे कि न केवल जो उसके सब्जी उत्पादक हैं बल्कि जो ग्राहक हैं उनके लिए भी एक पॉइंट रहे जहां पर कि जाके वो अपने ऑर्डर्स दे सकें। जी जी, मैं देख रही हूँ कि छोटी छोटी भी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है वो आपके फ्यूचर प्लानिंग में शामिल है। बहुत विस्तार से आपने सबसे पहले तो हमें बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया और फिर ये विभाग कैसे काम कर रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर अभी आप कार्य कर रहे हैं, व्यस्त रहती होगी आपकी दिनचर्या, पर इसके बावजूद कुछ शौक़ आपके, कोई हॉबीज़ आपकी, क्या पसंद करते हैं? देखिए, एक तो पहला है कि पढ़ना और पढ़ाना। ये शुरू से एक तरह से कहें आपकी मेरी हॉबी रही है, और इसीलिए अभी भी चूँकि मैं जब मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में योगदान किया तो उस वक्त मैं अपनी PhD पूरी नहीं कर पाया था, तो इसलिए अब मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पुनः PhD के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें मैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी पे काम कर रहा हूँ। तो ये एक है। दूसरा, इसके अलावा संगीत का भी मुझे शौक़ है, और जो क्लासिकल म्यूजिक है वो क्लासिकल म्यूजिक भी मैं सीखता हूँ। तो ये भी मेरा एक जब भी मुझे समय मिलता है तो ये भी मेरी एक हॉबी है। जी जी, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी आपसे ये बातचीत। एक तो जानकारी से भी भरी थी, है ना प्रज्ञा? बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो भी पल आपको फुर्सत के मिलते हैं उसे आप बहुत ही क्रिएटिव तरीके से प्रयोग भी करते हैं। आपने पठन पाठन की बात की, आपने म्यूज़िक की बात की, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को संवारता है और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे पाते हैं, है ना प्रज्ञा? बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है। और सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी और इतना सारा जो देख रहे हैं किसान या जो पैक्स देख रहे हैं उनको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी आज के इस एपिसोड से। फ़िलहाल अभी तो वक्त हो चुका है अलविदा कहने का, और अलविदा कहने के लिए आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिखकर ज़रूर बताएं, और पत्र लिखने के लिए ले ले कलम और पेपर और लिख ले हमारा पता। जी, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सर इतना समय निकालने के लिए, हमारे कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। सहकारिता ज़रूरी है और इस पर हमने आज विस्तार से बातचीत की। और जैसा कि प्रज्ञा ने कहा कि आप हमें ख़त लिखें, आप हमें ईमेल भेजें और इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।